वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। मैं अरविंद शाह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं गेड्रेक्स एजुकेशन के अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने जैसा कि आपसे कमिटमेंट किया था कि एनटीएससी पे हम सेकंड लेक्चर लेकर के आएंगे पैटर्न पर और पैटर्न और सिलेबस पर। तो आज बात होगी हमारी आपकी पैटर्न और सिलेबस पे। क्या पैटर्न आता है, किस तरीके का एनटीएससी का पेपर बनता है, किस तरीके की उसकी प्रिपरेशन होती है, क्या क्या सिलेबस कंटेंट होता है, किस तरीके से उसको कवर किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी आज आपकी बात होगी यहाँ पर। तो चलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते और इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने जरूर रहिएगा। और एक और बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बात मेरी उस हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो जहां पे इसकी वास्तव में ज़रूरत है। राइट, तो चलो हम आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं एनटीएससी के अपने इस सिलेबस के बारे में। सबसे पहले एनटीएससी है क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, पिछली क्लास में बता दिया था। 1961 से नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ले रहा है। इसमें बच्चों को कितना कितना क्या क्या स्कॉलरशिप मिलती, इनके बारे में बात हो गई थी। क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी बातें हो चुकी थी। आपको कब फॉर्म आता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बता दिया था। इस वाले पोर्शन में केवल और केवल हम बात करेंगे पैटर्न और सिलेबस की। स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले ये पैटर्न देखिए। सबसे पहले ये समझिए कि एनटीएससी का जो पेपर होना है वो दो स्टेज में होना है। एक है आपका फर्स्ट स्टेज और एक है आपका सेकेंड स्टेज। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका स्टेट लेवल पे या जो भी आपका अगर केंद्र शासित है तो वहाँ पे उनके थ्रू, यानी जो आपका राज्य है वो उनके थ्रू होना है। राइट, और जो आपका नेशनल लेवल पे होना है वो सेकेंड स्टेज पे होना है। एनीवे, दो पेपर होने हैं, एक होना है मैट का और एक होना है सैट का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। राइट, तो मैट और सैट ये दो आपके पेपर होने हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का और स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप समझिए क्या क्या आना है। आपका जो आना है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आना है, और जबकि सैट में साइंस, मैथ और सोशल साइंस, याद रखिएगा, साइंस, मैथ और सोशल साइंस ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे, साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस का। तो जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये तीनों सेक्शन आपका एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन कौन सा? साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस का, साथ में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है वो भी, रीजनिंग क्या, ठीक, द वे टू फाइंड आउट द रीजन, बहुत सारे उसमें वर्बल और नॉन वर्बल के सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, वो हम एक एक करके बात करेंगे। किस तरीके का एग्जाम होना है भाई? ओएमआर बेस्ड होना है, ऑफलाइन होना है, सिंपल, ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन। ठीक, राइट, बात समझ रहा है? मोड ऑफ एग्जाम जो इसका है वो ओएमआर बेस्ड, ऑप्टिकल मार्केबल रीडर, और ऑफलाइन के बेस पर होना है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? देखिए, ये एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इनके जो आंसर्स होंगे वो भी आपके, यानी जो सेट होगा वो भी आपका मल्टीपल चॉइस का होगा, यानी मैट का भी पेपर उसी तरीके से होगा, सेट का भी पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। ये चीज आपकी एमसीक्यू फॉर्म में रहेगी, यानी ये क्वेश्चन और उसके मल्टीपल ऑप्शन जिसमें से सिंगल करेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक, राइट। कितने नंबर आप क्वेश्चंस आने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आना है, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी होती है, क्या चीज़ें उसमें पढ़नी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, मैट के जो पेपर में यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पेपर में वहाँ पे 100 मार्क्स का यानी 100 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 100 क्वेश्चन आने हैं। राइट, और जो आपका सैट का पेपर है ना, उसमें भी आपका 100 क्वेश्चन ही आना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 का रहेगा मैट में और सैट में, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में और स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट में, दोनों में 100 क्वेश्चन के रहेंगे। अब देखिए जरा सा, ये आपका जो मैट का पेपर है जिसमें आपका रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग आने वाली है, ये 100 मार्क्स का, और जो आपका सैट का पेपर है ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। बट इसमें साइंस 40, साइंस का मतलब क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिला करके 40 मार्क्स का, और आपका मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स का, और सोशल साइंस आपका 40 मार्क्स का। सोशल साइंस का मतलब क्या हुआ, देखिए सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यानी सब मिला करके अगर ऑल इन ऑल देखें ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अकेले अकेले 20 मार्क्स का ले रहा है। 40 मार्क्स में यहाँ पे आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों कंटेंट करेगा। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, राइट, तो ये तीनों जो है इसमें कवर करेगा। तो सब मिला करके 40, 40 और 20। 40 साइंस के लिए, एक बार मैं फिर से कहता हूँ, क्या 40 साइंस के लिए, 20 मैथ्स के लिए, और सोशल साइंस यानी एसएसटी के लिए भी कितना 40। तो 40, 20, 40 का बात होगा यहाँ पे, ये मार्क्स का वेटेज रहेगा, राइट। कितना एग्जाम ड्यूरेशन है भाई, 2 आवर्स का, यानी 120 मिनट्स का होना है, चाहे मैट का पेपर हो और चाहे सैट का पेपर हो, ये 120 मिनट्स का पेपर होना है, यानी 2 घंटे का, राइट। और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ये सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, मार्किंग स्कीम क्या है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, देखिए मार्किंग स्कीम इसकी जो है वो 1 मार्क्स यानी सिंगल मार्क्स आपको 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली 1 मार्क आपका 1 मार्क आपके करेक्ट स्टेटमेंट पे मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर पे आपको अवॉइड किया जाएगा, आपको मिलेगा, ठीक। यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन, राइट, एंड नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड आंसर। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया या क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, इन बोथ केसेस आपका कोई भी मार्क्स वहां पे कटेगा नहीं। इसका मतलब देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट गाइस। तो अब क्या चाहिए, अब तो भाई सारी चीजें आसान है ना, अब तो सारी चीजें आसान है ना, मार्क्स आपके कटने नहीं है। आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, मैट और सेट में मेरा सिलेबस क्या क्या है, मतलब मुझे पेपर किस पैटर्न पे आना है, ठीक है, बस लग जाओ पर और इसको बीट करके दिखाओ, बहुत सारे फायदे होने हैं इससे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, देखो 40% इन ईच मैट एंड सेट सेक्शन एंड 32 फॉर रिजर्व कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी है, ये मैं कल भी बात कर रहा था, कल मैंने इसका जो कैटेगरी वाला पोर्शन था, रिजर्वेशन वाला पोर्शन था, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर रखा है कि किसको कितना। मैंने वहाँ पे बात की थी कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 40% का है, और 32% बाकी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो हमारे रिजर्व भाई हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। और 4% स्पेशली जो क्वालिफाइंग में है उसमें स्पेशली जगह दी गई है पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए, राइट। तो ये आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, 40% जो है वो मैट और सेट दोनों सेक्शन के लिए 40% का, और 32% किसके लिए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए है, यही जो है यानी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरीज के लिए है, राइट। चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट के सिलेबस की, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका आप बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या है, क्या क्या चीजें आनी है, पहले तो वर्बल और नॉन वर्बल की बात हो जाए, ठीक है। तो नॉन वर्बल में एनालॉजी, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम क्या के साथ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये सीबीएसई के सिलेबस में उतना नहीं है, पर ये आईएससी वालों को 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, लेता है इसका एग्जाम एनसीईआरटी ही है, पर वो किसी बोर्ड में ज़्यादा दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और किसी बोर्ड में केवल और केवल उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, थोड़ा सा नाम ले रखा है या वो भी नहीं ले रखा है, तो जरा सा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सीरीज का मतलब यहाँ पे आपका एपी से है, और हल्का फुल्का आपको जीपी का भी आइडिया रहना चाहिए, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वेरिफिकेशन या अलग टाइप की सीरीज भी हो सकती है, जो नई सीरीज बनती है उनके बारे में हो सकती है, तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि नई सीरीज का पैटर्न कैसे चलता है, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स ये है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट्स ये एक आपका जो है नॉन वर्बल में आता है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है। कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक्स, घड़ी के ऊपर बेस होती है, वॉचेस के ऊपर बेस होते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन का सेंस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट है,
अर्थमेटिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो एक रीजनिंग का जो पूरा पोर्शन है, एक पूरा कॉम्पैक्ट पोर्शन है, वो आपको थोड़ा थोड़ा तैयार करना होता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको अलग अलग सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के थ्रू जो है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या है, इंसर्टिंग अब मिसिंग कैरेक्टर, यानी एक पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना होता है जहां पे बीच में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करनी होती है, या कई बार सीक्वेंस के आगे की बात करनी होती है, और टेस्ट। ठीक है, ये इतना पूरा पोर्शन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप लोग जो है वो जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक एक करके इसको आप घर में अभी से पूरा करते जाएंगे। राइट, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन क्या बनता है सिलेबस का, ये रहा आपका अगला सेक्शन। किसका है ये, आपका नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग का है। क्या क्या वर्बल रीजनिंग में आना है ये देखते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशंस है, सीरीज है, एनालॉजी है, ट्रांसपेरेंट पेपर फोल्डिंग है, और एम्बेडेड फिगर्स है, टॉट फिक्सिंग सिचुएशंस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग है, वाटर इमेज है, और प्रॉब्लम क्यूब्स एंड डाइस है, प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब्स एंड डाइस। तो ये सारी की सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े भी होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे आपका वाटर इमेजेस का हो गया, जैसे आपका जो है सीरीज का हो गया, एपीजीपी का हो गया, ठीक है, या स्पेशल टाइप की सीरीज हो गई, वो चीज़ें, क्यूब्स एंड डाइस के ऊपर रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उनके वो एक एक करके आपको वो पोर्शन सारे के सारे कंप्लीट करने होते हैं। यानी देखिए, मैथ में बहुत आसान चैप्टर होते हैं, बहुत आसान तरीके होते हैं। XYZ आप कोई भी बुक लेकर के एक तरफ से एक तरफ तक आप लगा लेते हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल मेरे को लगता है कि उसके लिए 15 दिन आपको पढ़ने के लिए और लगातार उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उतना मोर देन सफिशिएंट होता है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारे के सारे चैप्टर्स को आप रख लो, और ये डेफिनेटली आपके एम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पोर्शन पे। अपने नेक्स्ट पोर्शन देखिए, ये दो चीज़ें जो है, इनकम्प्लीट फिगर और फोल्डिंग पेपर। हालांकि फोल्डिंग वाला पेपर वो पहले भी मैंने बता दिया था। अगला आपका मैथ का है। ठीक है, ये सिलेबस देखिए मैथ का है, सभी को दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। नहीं दिखता है तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। राइट, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे जाकर के मैसेज मतलब जो इसका सिलेबस है वो मेरे से मंगा सकते हैं। क्या क्या है मैथ में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबने 9th क्लास में, पॉलिनोमियल्स पढ़ रखा है। ठीक है, इक्वेशन से सभी लोग फेमिलियर होते हैं। तो पहला है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस, यानी आप एक तरीके से समझो कि 6 से लेकर के पूरा का पूरा 10 तक का जितना भी आपने मैथ में पढ़ रखा है, ठीक है, वो सारे के सारे चैप्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके काम के हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चन बेस है, या उसका एप्लीकेशन लेकर के वहां पे यूज किया जा रहा है। राइट, तो वो अर्थमेटिक की बात हो जाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सीरीज का पोर्शन है, AP सभी ने पढ़ रखा है, 10th क्लास में सिलेबस में है बाकायदा। बेसिक ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन ये पता होना चाहिए, सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस, प्रोपोर्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला, ट्रायंगल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। बड़ा बच्चे घबराते हैं भाई परसेंटेज से, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं जनरली जब मैं क्लास लेता हूँ 11th 12th में, मैं बोलता हूँ कि यार ये परसेंटेज का अपन एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे को समझ में नहीं आता कि उनको इतना दिक्कत क्यों होती है। बहरहाल ये परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा ना कि देखो, एक तो NTSC की तैयारी हो जाएगी, दूसरा आपके आगे आने वाले सिलेबस का बेस तैयार हो जाएगा। इस चीज़ को समझो, आप चाहे मैथ की साइड जाओ, चाहे कॉमर्स की साइड जाओ, चाहे आप बायो की साइड जाओ, किसी भी साइड जाओ। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें तैयार रहेंगी तो आपका बेस तैयार रहेगा, और बेस जब किसी का मजबूत होता है ना,
तो उसके लिए लड़ाई थोड़ा सा, जंग थोड़ा आसान हो जाती है। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, अगला जो चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट का। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन सभी को पता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन है, इनका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें, प्राइम, को प्राइम, ये सारी चीज़ें, यानी जो उसका डिफिनीशंस वाला पोर्शन है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स निकालना आना चाहिए, बेसिक अर्थमेटिक का पोर्शन है, ठीक है। प्लेइंग विद नंबर्स, यानी नंबर्स के पैटर्न्स को चेक करना, नंबर्स के पैटर्न के ऊपर बेस क्वेश्चन आना और उनको बड़े आराम से इजीली सॉल्व करना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये मेंसुरेशन का ही पोर्शन हो जाता है। और दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स अगर मिला करके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूछता है तो उसके बारे में बात होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जब आप पढ़ना चालू करोगे तो वहाँ पे 10th क्लास के ही सिलेबस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्दर एग्जाम के लिए कंपटीशंस वगैरह में, एनडीए में, या यू कैन से IIT जेई वगैरह में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपका बेस यहाँ पे बहुत अच्छा तैयार है, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स थे। इसके अलावा रेशनल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, रेशनल नंबर सभी को पता है। नंबर सिस्टम में आप देख सकते हैं रेशनल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c। अगर इस फॉर्म में है तो वो लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस वो सॉल्व करना आना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल में है देन प्रोबेबिलिटी एंड देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक, क्या कि 6 से लेकर के अप टू द 10th लेवल का पूरा इंटायर सिलेबस अगर आपको ढंग से तैयार है, आपको अलग से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 6 की पढ़ाई, 7th की पढ़ाई, 8th की पढ़ाई, 9th की पढ़ाई अच्छे से कर रखी है और 10th का थोड़ा सा समय पे अगर अपना सिलेबस लेकर के, कैलेंडर लेकर के चलते हैं तो आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सिलेबस के लिए इजी पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, और क्या चाहिए, ठीक है। इतना इजी पेपर होता है कि बड़े आराम से ये निकाला जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ये साइंस, इंपॉर्टेंट चीज है साइंस, राइट गाइस। क्या कह रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहला चैप्टर एसिड बेसिस, सबको ये 6-7th क्लास में जो है इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एयर यहाँ पे जो सेंस रखता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइबर्स एंड प्लास्टिक, बायोलॉजी के हैं ये, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। अगला फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी का सेक्शन है, ह्यूमन बॉडी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क, ये फिजिक्स का पोर्शन है, लाइट, मेजरमेंट, ये भी फिजिक्स का पोर्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी फिजिक्स का और केमिस्ट्री दोनों में ये चल जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। देन मोशन एंड फोर्स, रिप्रोडक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया है। आवर एनवायरमेंट, सॉइल, सम कॉमन डिसीज, राइट, साउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, साउंड ऑफ एनर्जी, द यूनिवर्स, वर्क एंड एनर्जी एंड वाटर, राइट। ये आपका पूरा का पूरा आपका साइंस का सिलेबस है। मुझे नहीं लगता कि इस सिलेबस में कहीं पे भी कोई ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि पूरा का पूरा बाहर से एक भी चैप्टर मेरे को नहीं लग रहा। मेरे को ये लग रहा है कि ये सारे के सारे चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर के हैं। और जब सिलेबस के अंदर के होते हैं ना, जब मेरे को ये पता चल जाए ना कि दुश्मन किस हथियार से वार करने वाला है, तो मेरी समझ से जंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो जब आप सिलेबस बिल्कुल एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए जाते हो, एक एक चैप्टर देखते हुए जाते हो, तो वहां पे आपको बहुत आसानी मिल जाती है, राइट। अगला देखो, नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका जो है SST, यानी
ये आपका एसएसटी चालू हो जाएगा। ये आपका एसएसटी चालू हो जाएगा। क्या है सोशल साइंस में? एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ब्रिटिश राज, डाइवर्सिटी ऑफ लाइवहुड, कल्चर, साइंस एंड लिटरेचर, अर्ली मीडियल पीरियड, अर्ली स्टेट, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस, राइट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। 18th सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में भी यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडोस वैली सिविलाइजेशन जो आपने पढ़ रखा है, हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो खुदाई, वो सारी चीज़ें जो सिविलाइजेशंस है वो सारी चीज़ें पढ़नी है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस है, इंडस्ट्रीज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी के सेक्शंस चल रहे हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड कॉन्स्क्वेंट फ्रिक्वेंट जो है डिस्टेंस लैंड्स एंड दिल्ली सल्तनट्स, जो दिल्ली के सुल्तान है, दिल्ली जो चल रही है, दिल्ली में जो है औरंगजेब से लेकर के उसके आगे अकबर महान से लेकर के वो सारी की सारी हिस्ट्रीज आपको पता होना चाहिए। द मुगल एम्पायर्स, मोशंस ऑफ द अर्थ, राइट, नेशनलिज्म ऑफ द वेरियस कंट्रीज, वैदिक पीरियड, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जब मैं मैच करता हूँ ना तो मेरे को ये लगता है कि नहीं नहीं ये अलग से कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका 9th-10th लेवल का ही बनता है, राइट। ये बात समझ में आ रही है? जरा सा और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये बड़ा है क्योंकि ये पूरा का पूरा मिला करके है। क्या है? जुडिशरी, पॉपुलर मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स, पॉपुलेशंस, ह्यूमन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, medieval architecture and culture, natural vegetations, French revolutions, our country India, union government, the Mauryas, solar system, world history, Indian constitution and water resources। ये आपका पूरा का पूरा एसएसटी का बनता है। तो एसएसटी देखिए खास तौर पे वे लोग जिनका आगे चल करके एग्ज़ाम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का यानी आईएएस या पीसीएस वगैरह का रहता है, उनके लिए ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है एक बार अगर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, नो डाउट आपका ये एनटीएससी तो ठीक है, एनटीएससी के बाद भी आगे के बहुत सारे कंपटीशन में बहुत फायदा करेगा, ठीक। तो ये आपका सिलेबस हुआ एसएसटी का। मैं बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। देखिए लास्ट लिखा हुआ है व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट, ठीक है। चलो व्हेन एंड हाउ स्टार्ट द प्रिपरेशन, यार एक बड़ी अच्छा सवाल है कि कब से आखिर तैयारी चालू करें। देखिए जो आइडियल टाइम है ना तैयारी करने का वो तो है 9th क्लास के शुरुआत से, ठीक है। बहरहाल जो लोग 9th पास भी हो गए हैं वो लोग कैलेंडर बना के सबसे पहला काम जो स्टेप्स है वो जरा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इसका जो सिलेबस है ना वो आप यहाँ से चाहे तो हमारे पास से मंगा लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक चैप्टर का आराम से, अगर आपके 10th से पहले का है तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, उसको रिवाइज करते चलिए, राइट। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हैब्जर्ड उठा करके कहीं से क्वेश्चन देने वाले वो आपके सिलेबस से ही, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है, वहाँ पे एक एक चैप्टर का आप आराम से धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए, उसको तैयार करते चलिए, स्टेप वाइज करते चलिए और जैसे ही आपके ये सारे चैप्टर्स का नोट बन जाए तो इनको तैयार और 2 4 5 सैम्पल पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, बस उतना मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत अलग से समय निकालना है। देखिए ये सारी की सारी जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब नहीं बस एनटीएससी निकालने तक के लिए, नहीं साहब, एनटीएससी बस निकालने तक के लिए नहीं, ये एनटीएससी के आगे के लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तैयार हो जाइए, लग जाइए,
1 बाय 1 चैप्टर तैयार करिए, नोट्स बनाइए और बस बूम, एक बार में कंप्लीट करिए आप अपना इस एनटीएससी का पूरा पंगा यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया, राइट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में जा करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम जवाब देंगे, राइट। बात समझ में आ रही? अदरवाइज आपके पास मेल आईडी है, हमारे सिस्टम का मेल आईडी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे हम हैं वहाँ से आपको हम मेल के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर एक बच्चे तक हमारी बात पहुँचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको सही समय पर सही रास्ता नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उनके लिए भी आप ये काम जरूर करिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।